तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भाई महेंद्र शर्मा जी। मैं बहुत थोड़ी समय में अपनी बात रखना चाहता हूँ। और उन्होंने केजरीवाल पर और आप के विषय में एक बहुत बिल्कुल आज ही जो लिखी कविता वो पढ़ी, और ये उनका अतिरिक्त कौशल है कि बिल्कुल तरोताजा घटनाओं पर वो पढ़ देते हैं महेंद्र शर्मा जी। मैं उन्हें बधाई देता हूँ इतनी जल्दी किसी कविता को लिखना और पढ़ना। देखिए महेंद्र जी, चाहे और कोई बात हुई हो या ना हुई हो, लेकिन केजरीवाल ने और इस आप पार्टी ने एक बात तो कर दी, किसी कांग्रेसी से अब कोई आप कह दे तो तू तो नाक पे उतर आता है सुनते ही। ये तो करिश्मा उसने कर दिया। आइए मैं नववर्ष की शुभकामना देता हूं आपको कि वैसे हो न विस्फोट, वैसा रक्तपात नहीं, वैसा षड्यंत्रों का न जाल होना चाहिए, वैसे ना घोटाले सत्ता के न गोलमाल नहीं, रक्षक दलालों का दलाल होना चाहिए। जातिवादी आंधी में ना आंधी हो दिवाली, अब खूनी नहीं होली का गुलाल होना चाहिए। प्रभु प्रार्थना है देश लाल खुशहाल बने, गया साल साना नया साल होना चाहिए। प्रभु प्रार्थना है देश लाल खुशहाल बने, गया साल साना नया साल होना चाहिए। और आप मस्ती के साथ रहें, इसलिए 4-6 पंक्तियां पढ़ देता हूं कि हमारी जो व्यवस्था है, अरविंद केजरीवाल ने कहा जी मुझे पुलिस नहीं चाहिए, और जिनको चाहिए उनका ही कौन सा भला कर देते। इंदिरा जी को चाहिए थी तो अमेरिका में बुलाई, सारे देशों के पुलिस के कप्तान बड़े अधिकारी बुलाए और पूछा, वो हुआ करते थे उन दिनों, बोले बताओ आपकी विशेषता क्या है। तो भारतीय टीम ने जो बताई, पुलिस के अधिकारी ने जो भारतीय पुलिस की विशेषता बताई, वो आप सब जानते, गाजियाबाद से ज्यादा कोई नहीं जानता कि इंग्लैंड का पुलिस कप्तान बोला हम 10 दिन में ही सारा केस छान लेते हैं। अमेरिका की, भैया इसमें ये माइक सुनाओ, ये अरे हेलो, ये माइक पहले बहुत ठीक था, इसमें माइक में क्या हो गया, इसका थोड़ा सा बेस बढ़ाओ, थोड़ी सी आवाज कि इंग्लैंड का, नहीं आपकी तो आ रही है, मेरी तो जा रही है। इंग्लैंड का पुलिस कप्तान बोला हम 10 दिनों में ही सारा केस छान लेते हैं। अमेरिका की पुलिस बोली 5 दिनों में ही हम अपराधियों को पहचान लेते हैं। चीन की पुलिस बोली 5 घंटे बाद हम चोर डाकुओं का कर अनुमान लेते हैं। और अगली पंक्ति जिन तक पहुंच जाए, जिन तक कविता का बारीक इशारा पहुंचे, उनके ठहाके भी उठे, उनके हाथ भी उठे, तालियां भी उठे कि चीन की पुलिस बोली 5 घंटे बाद हम चोर डाकुओं का कर अनुमान लेते हैं। इंडिया पुलिस बोली कब कहां होगी चोरी, हम यह 10 रोज पहले जान लेते हैं। हमारा क्या मुकाबला, उसने कहा ऐसे कैसे मान लें, इस बंदर को भेज रहे हैं जंगल में छोड़ रहे हैं, जो पहले पकड़ के लाएगा उसे पुरस्कृत करेंगे। शाम तक इंतजार किया, शाम को सारे देशों की पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी कि बंदर लापता, वो नहीं मिला। इंडिया की टीम नहीं लौटी तो दूरबीन से देखा उसने कहीं ओबामा बिन लादेन ने किडनैप तो नहीं कर लिया। तो देखा जंगल में दिखाई दिए तो एक शीशम के पेड़ से गधे को बांध रखा था, और बारी बारी से 3rd डिग्री का प्रयोग। तो उसने कहा भाई तुम्हें गधा ढूंढने के लिए भेजा था, वो बंदर ढूंढने के लिए भेजा था, इस गधे को क्यों पीट रहे हो। तो साहब जो जवाब दिया इंडिया की पुलिस ने, उस जवाब का आनंद लेना। और मैं तब कहता हूं अमेरिका दुनिया का दादा बनता है जिसे अपने पर बहुत गुमान है। 10-12 वर्षों में खोज पाया ओसामा बिन लादेन को। ये इंदिरापुरम नीति खंड की पुलिस को दिया होता, थाने को दिया होता दायित्व, तो यहाँ के थाने में 10 ओसामा बिन लादेन इस दावे के साथ बैठे होते, असली वाला मैं हूं, बाकी 9 झूठ बोल रहे हैं। कि बुश ने कहा कि वो पुलिस दल श्रेष्ठ होगा, खोए हुए बंदर का पता जो लगाएगा। सारे देशों की पुलिस खाली हाथ लौट आई और कहा बंदर वो हाथ नहीं आएगा। तो इंडिया की टीम गधे पे बजा रही थी लठ, बुश बोले ऐसे तो गधा ये मर जाएगा। इंडिया पुलिस बोली रात रात ठहरो आप, सुबह यही अपने को बंदर बताएगा। ये कह देगा कि मैं ही हूं, ये हमारा कौशल। अच्छा वो कह रहे थे अगला फिर भी नहीं बोला अटल जी, भाई मजबूरी होती है, बड़े कुनबे की सरकार चल रही थी, अलग अलग लोगों की अपेक्षाएं थी। वो करगिल के बाद में कुछ लोग आए, बोले जी ये करगिल कर दिया इसने, पाकिस्तान ने ये नहीं मान रहा, आर पार की करो, युद्ध करो पाकिस्तान से। अटल जी ने कहा बात आपकी ठीक है। फिर दूसरे लोग आ गए कांग्रेसी, बोले जी आर पार की बात मत करो, कूटनीति से काम लो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की निंदा हो जाएगी। तो अटल जी ने कहा भाई बात आपकी भी ठीक है। अब तीसरे मुकुंद शाही जी पहुंच गए, बोले जी कमाल कर रहे हो आप अटल जी, दैनिक जागरण की ओर से ये पहुंचे पत्रकार,
आपने पहले वाले से भी ठीक है कह दिया, दूसरे वाले से भी ठीक है कह दिया। हमारे तो यही समझ में नहीं, हम अखबार में लिखे क्या बात कौन सी ठीक है? आप युद्ध चाहते हो या शांति? तो उन्होंने जो जवाब दिया उस जवाब का आनंद लेना कि एक बोला पाक से तो युद्ध होना चाहिए ही, अटल जी बोले बात आपकी भी ठीक है। दूजा बोला युद्ध करना तो बेवकूफी है जी, अटल जी बोले बात आपकी भी ठीक है। तीजा बोला अटल जी ऐसा कैसे संभव है, इसकी भी ठीक है और उसकी भी ठीक है। काफी देर बाद आंख खोल के अटल बोले मुझे लगता है बात आपकी भी ठीक है। कह तो तुम भी ठीक ही रहे हो। तो ये स्थितियां उनके सामने रही। अच्छा, वो संघ के व्यक्ति थे, उन्होंने शाखाएं लगाई। मैंने कहा जिंदगी भर स्वदेशी के नारे लगाए और अब पहली बार घुटने बदलवाने का अवसर आया तो ये अवसर दे दिया अमेरिका के घुटनों को। वो अमेरिका के घुटने थे जो अटल जी को लगे, हालांकि डॉक्टर भारत का ही था। अटल जी बोले मेरी देशभक्ति पर शक मत करो, मैंने जो घुटने लगवाए किसी खास वजह से लगवाए हैं। ये इतने दलों की सरकार है, मुझे ठीक काम नहीं करने देती। तो उन्होंने जो वजह बताई, उन्होंने कहा मैंने देश का झंडा ये घुटने बदलवा के भी नहीं झुकने दिया। तो वो कारण सुनना और आनंद लेना कि आप तो स्वदेशी के थे घोर पक्षधारी, फिर काहे अमेरिका वाले घुटने लगाए हैं। अटल बिहारी बोले मेरी देश भावना को आप ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं। घुटने टिकाने की थी मेरी मजबूरी बड़ी, इसलिए मैंने ये विदेशी लगवाए हैं। और शुभकामना पहुंचे। हम कितनी भी बातें अटल जी पर कर लें, लेकिन ये आज फक्र है हिंदुस्तान की राजनीति को। 90 के दशक में अटल जी पहुंचे हैं हिंदुस्तान में। अभी अटल जी जैसे राजनीति का एक ऐसा कद्दावर नेता, एक साफ सुथरी राजनीतिक छवि का व्यक्ति एक है, तो हम ये फक्र कर सकते हैं कि राजनीति अच्छी है। हमारी शुभकामनाएं वो अस्वस्थ हैं उन तक पहुंचे। अगली बात आपकी तालियां उन तक पहुंचे, उनका स्वास्थ्य ठीक हो और हिंदी की राजनीति के वो पितामह भीष्म वो अपना शतायु पूरी करें, स्वस्थ रहें। कि आप तो स्वदेशी के थे घोर पक्षधारी, फिर काहे अमेरिका वाले घुटने लगाए हैं। अटल बिहारी बोले मेरी देश भावना को आप ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं। घुटने टिकाने की थी मेरी मजबूरी बड़ी, इसलिए मैंने ये विदेशी लगवाए हैं। अब चाहे कितने भी घुटने टिकाए मैंने, पर अमेरिका के ही घुटने टिकाए हैं। टिकेंगे तो इसके टिकेंगे। अच्छा, और दोस्तों समय इजाजत नहीं देता, मैं जिस तेवर का कवि हूं बस वहां कुछ से छूते हुए विराम देना चाहता हूं अपनी वाणी को कि जनता की चिंता किसे यहाँ घोटालों पर घोटाले हैं, उनके चेहरों पर कालिख है जिनके ये देश हवाले है। डाकू तन तन कर बैठ गए विक्रमादित्य के आसन पर, है बैठी चोरों की जमात भारत माँ के सिंहासन पर। इनके विरुद्ध जो मुंह खोले उसकी पूरी ही आफत है। हो अन्ना चाहे रामदेव सबका डंडों से स्वागत है। गांधी जी ने स्वर्ग में पूछा सोनिया गांधी जी से, 3 चीजें छोड़ करके आया था, लाठी छोड़ करके आया था, चश्मा छोड़ करके आया था और टोपी छोड़ करके आया, कहाँ है? सोनिया जी बोली टोपी तो मेरा बेटा राहुल जनता को पहना रहा है, चश्मा मनमोहन सिंह और महेंद्र शर्मा को दे दिया। ये भी अद्भुत आदमी एक दिन उससे कह रहे थे, बोले जी मैं चश्मा लगा लेता हूँ सिसोदिया जी, तो लड़कियां मेरी तरफ देखती ही नहीं है। मैंने कहा तो चश्मा उतार लिया करो। बोले जी चश्मा उतार लेता हूं तो लड़कियां नहीं दिखाई देती। एक दिन बोले जी एक्सरसाइज के चक्कर में मेरी आंख खराब हो गई। मैंने कहा एक्सरसाइज से आंख कैसे खराब हो गई? एक्सरसाइज से तो आंख खराब नहीं होती। बोले मैं थोड़ी करता हूं। मैंने कहा और? बोले पड़ोसन करती है। भाग आदमी है ये। तो बोले वो चश्मा तो इन्हें दे दिया, टोपी पहना रहा राहुल देश की जनता को। मैंने कहा डंडा कहाँ है? बोले डंडा रामदेव की और अन्ना हजारे देश की सेवा में लगा हुआ है जनता की। तो जनता की चिंता किसे यहाँ घोटालों पर घोटाले हैं, उनके चेहरों पर कालिख है जिनके ये देश हवाले है। डाकू तन तन कर बैठ गए विक्रमादित्य के आसन पर, है बैठी चोरों की जमात दिल्ली वाले सिंहासन पर। इनके विरुद्ध जो मुंह खोले उनकी पूरी ही आफत है। हो अन्ना चाहे रामदेव सबका डंडों से स्वागत है। अब नई पटकथा शुरू हुई सासू की और जमाई की। वाह नहीं, जिन लोगों तक बात पहुंची तालियां उठनी चाहिए थी। अब नई पटकथा शुरू हुई सासू की और जमाई की। हद करती है 10 जनपथ ने पूरी ही बेशर्माई की। भारत की राष्ट्र संपदा सब मानो इनकी बापोती है। इनके हाथों से भारत की मुक्ति अब खुली चुनौती है। तुम तो सूरज के वंशज हो, अंधियारों का संहार करो। इन घने अंधेरों के विरुद्ध निर्भय अपनी हुंकार भरो। इन घने अंधेरों के विरुद्ध निर्भय अपनी हुंकार भरो। बद से बदतर हालत कर दी मजदूरों और किसानों की। कायर बन गर्दन
कटवा दी सरहद पर खड़े जवानों की। कितनी दामनियां रोज यहाँ हर नगर डगर उठ जाती हैं। डोली के उठने से पहले कितनी अर्थी उठ जाती हैं। संसद बलिहारी जाती है। अपराधी बहसी गुंडों पर कोई बंदिश प्रतिबंध नहीं। गुंडों के निर्भय झुंडों पर तेजाब फेंक, चाकू घोंपे, असमत लूटे, हत्या कर दें। किसका डर जब इनके सर पर सिंहासन वरद हस्त धर दे। किसका डर जब इनके सर पर सिंहासन वरद हस्त धर दे। है 1.25 अरब के मुखिया से उम्मीद नहीं कुछ भी बोले। दांत में दर्द हो गया तो डॉक्टर के पास गए मनमोहन सिंह, और मुंह नहीं खोला। डॉक्टर साहब बोले देखो आज तो खोलना पड़ेगा, भले ही इतने दिनों तक खोला हो या ना खोला हो, आज तो खोलना पड़ेगा। है 1.25 अरब के मुखिया से उम्मीद नहीं कुछ भी बोले। सब देश चले चाहे वो जो हो, लेकिन वो अपना मुंह खोले। विद्रोही विगुल बजा दो, अब इन पापों का प्रतिकार करो। इन घने अंधेरों के विरुद्ध निर्भय अपनी हुंकार भरो। इन घने अंधेरों के विरुद्ध निर्भय अपनी हुंकार भरो। ये नई प्रभा लेकर आई 66 वर्षों की आजादी। इन नए बागबानों ने ही कर दी गुलशन की बर्बादी। चुपके से आंख चुरा करके सत्ता का सूरज निकल गया। सारे घनघोर कुहासे को, सारे मनभावन सपनों को घनघोर कुहासा निकल गया। सारे मनभावन सपनों को घनघोर कुहासा निकल गया। निर्धन निर्बला सहायों का सत्ता उपहास उड़ाती है। बस 5 रुपए में जनता का ये पेट भरा बतलाती है। इनके वेतन 1,40,000, जनता का 5 रुपए में पेट भरता है। कपिल सिब्बल जी ने कहा, बोले इसलिए महंगाई बढ़ गई। आम आदमी जो नमक से रोटी खाता था वो 2 सब्जियों से खाने लगा। दिग्विजय सिंह के अलग अलग बयान, अब वो बयान नहीं आ रहे हैं। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी भरपूर तालियों के साथ मुझे विदा देना कि ये नई प्रभा लेकर आई 66 वर्षों की आजादी। इन नए बागबानों ने ही कर दी गुलशन की बर्बादी। चुपके से आंख चुरा करके सत्ता का सूरज निकल गया। सारे मन भावन सपनों को घनघोर कुहासा निकल गया। निर्धन निर्बला सहायों का सत्ता उपहास उड़ाती है। बस 5 रुपए में जनता का ये पेट भरा बतलाती है। बेबस बेघर मजबूरों के टुकड़ों पर डाका डाल दिया। इस सुरसासी महंगाई ने सबका ही तेल निकाल दिया। जनगणमन अब भी वंचित है अपने मौलिक अधिकारों से। जनता का हक किसने खाया, पूछो इन पहरेदारों से। देखे जो अमर शहीदों ने, उनके सपने साकार करो। इन घने अंधेरों के विरुद्ध निर्भय अपनी हुंकार भरो। इन घने अंधेरों के विरुद्ध निर्भय अपनी हुंकार भरो। बहुत बहुत धन्यवाद RWA का, आदरणीय प्रवींद्र यादव जी का, पंकज झा जी का। अच्छा, मैं मेरे श्रद्धेय गुरु डॉक्टर BS यादव जी, जिनके श्री चरणों में बैठ करके मैंने पढ़ना लिखना जब कविता का मैं का सीख रहा था, जिनका आशीष मिलता था, वो मेरे सामने बैठे। मेरा सौभाग्य है, प्राय उनकी व्यस्तता ऐसी होती है कि वो कहीं कवि सम्मेलन में मुझे उन्होंने आज तक नहीं सुना। वो यहाँ पहली बार मुझे अवसर मिला है। उनके आदेश है, आप सबका आदेश है, आपके आदेश का पालन करता हूँ। जनता के आदेश का पालन मेरा धर्म है। मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों की ये बात मेरी आप तक पहुंची। इस मेरे सामने देश की नौजवान पीढ़ी बैठी है। मैं फिर एक रचना थोड़ी सी देश के उन शहीदों के नाम पढ़ देता हूं जिनकी वजह से ये वतन आजाद है। और जब आजादी आई तो ये लोग भूल गए कि किनकी कुर्बानियों से इस देश को आजादी मिली। मेरे सामने नौजवान पीढ़ी बैठी है। राजस्थान में एक जगह है नीम का थाना, वहां का 21 साल का बेटा करगिल की चोटी पर शहीद हो गया। शहीद होने से पहले अपनी पत्नी के नाम उसने 2 पंक्तियां लिख करके भेजी कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। आप कहेंगे इसमें क्या खास, क्या नया, क्या विशेष लिख दिया। लेकिन दूसरी पंक्ति जो हिंदुस्तान के राजस्थान के बेटे ने लिखी, उसे सुनकर के लगे कि आज भी इस देश की नौजवान पीढ़ी में कहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या अशफाकुल्लाह खां के संस्कार धड़कते हैं तो उनके नाम पर तालियां उठाना कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान है। सबको याद है 13 दिसंबर 2001 जब लाल किले से आपकी भाषा बोलने वाले लोग मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रहे थे, तो इस देश की नौजवान पीढ़ी अपना रक्त देकर के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचा रही थी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इन बेटों के सम्मान में, जिन्हें हम उद्दंड, अनैतिक और आवारा कह देते हैं, जिन्हें हम बेकार कहते हैं, जिन्हें हम नकारा कहते हैं। लेकिन यही उद्दंड बेटे हैं जब इस देश के शौर्य, स्वाभिमान और सरहदों की सुरक्षा करते हुए तिरंगे में लिपट करके लौटते हैं इस देश के आंगन में, तो इस मुल्क को उनको पांव छू करके सैल्यूट देना पड़ता है कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक,
फिर भी ये मस्त जिंदगानी कामों आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी कामों आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी कामों आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी कामों आएगी। और अगली पंक्ति पर दिल आपका करे इन बेटों के सम्मान में हाथ खोलने का, बस उन्हें रोकना मत। मैं इनमें कभी कोई कमी नहीं देखता। अभिमन्यु चक्रव्यूह का सप्तम द्वार नहीं भेज सके, इसमें अभिमन्यु का कोई दोष नहीं था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेजने की कला किसी ने नहीं सिखाई। मैं तब पढ़ता हूं इनके सम्मान में कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी कामों आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी कामों आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी कामों आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। और चार पंक्तियां संभालना इसी तेवर की कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, संसद को एक भी न घाव लगने दिया। और अगली पंक्ति पर या तो मेरा समर्थन करना या विरोध करना, जो करना चाहो करना, ताकि मैं देख लूं, ये जान लूं किस मुल्क का आवाम चाहता क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसका तेवर क्या है। कि गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। योगेंद्र यादव जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं, वहां के पास उसका गांव कारगिल गया, टाइगर हिल पर 17 गोलियां खाकर के अपने सीने पर तिरंगा फहरा दिया टाइगर हिल पर। लेकिन युद्ध 62 का हो, 65 का हो, 71 का हो या 47-48 में आजादी के तुरंत बाद कश्मीर से पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ हो, वो घोषित और तमाम अघोषित युद्ध जिसमें हम हमेशा समझौतों की मेजों पर हारे, इस देश के बेटों ने रक्त देकर के जो सरहदों पर शौर्य गढ़ा, उसका अपमान जब सियासत ने किया, तो चार पंक्तियां पढ़ता हूं जो उसने योगेंद्र ने मुझे बताया, वो आपके बीच में बांटना चाहता हूं कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। और अगली पंक्ति पर आकाश भर हाथ उठे उन तमाम बेटों के नाम जिनकी सरहद पर शहादत हुई करगिल युद्ध के दौरान या किसी भी युद्ध के दौरान, या वो जिंदा जाबाज सैनिक जो आज भी जिनसे कहीं हमारी दुश्मन की सेनाएं थर्राती हैं, जिनके पराक्रम से उनके नाम पर भरोसा हो, उनके पराक्रम पर तो आपके हाथ उठे कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। सरहद पार से तो जीता है हर जंग अपनों से हार करवाए हम। सरहद पार से तो जीता है हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम। सैनिक का शव आया तिरंगे में लिपट करके, साथी सैनिक भी आए, उन्होंने बताया सैनिक की मां को कि बड़े शौर्य और पराक्रम के साथ लड़ा, दुश्मन की कोई गोली पीठ पर उसने नहीं खाई। मां के चेहरे पर न सिकन न आंखों में आंसू, लेकिन बेटे के शव को तिरंगा हटा करके उसने देखा तो बेटे की पीठ पर गोली का निशान दिखाई दिया। ये एक ऐसा निशान है जो सेना को दिखाई नहीं देता, इस देश की सियासत को दिखाई नहीं देता, इस देश के आवाम को दिखाई नहीं देता, केवल सैनिक की मां को दिखाई देता है। उसे लगता है कुछ तो बेईमानी उसके देश उसके बेटे के साथ हुई। मैं तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध इस देश की माओं से की ओर से चार पंक्तियां पढ़ता हूं। ये वो माएं हैं जिन्होंने अपने बेटे सरहद पर दिए तो शिकन नहीं थी चेहरे पर। वो अंत्येष्टियां टीवी के स्क्रीन से आपने देखी होंगी, जब पत्रकारों ने माओं से रोने की वजह पूछी तो सीना ठोक करके कहा रोती इसलिए नहीं है कि बेटा सरहद पर शहीद हो गया, रोती है तो इसलिए रोती है कि दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेज पाती।
हो सकता है अमेरिका के पास में डॉलर की बहुत बड़ी ताकत हो, जापान के पास में टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी ताकत हो, लेकिन जो ताकत परमपिता परमात्मा ने हिंदुस्तान के बेटों को हिंदुस्तान की इन माओं के रूप में दी है, वो दुनिया के किसी देश के पास नहीं। मैं 4 पंक्तियों में पढ़ता हूं। बेटे के शव से पूछते कि उसकी पीठ पर गोली का निशान कैसा? हमारे किसी सैनिक की पीठ पर गोली का निशान नहीं था। एक मुहावरा है, पीठ में छुरा भौंकना। मैं जब हमारी सेना नीचे थी तो युद्ध, जब हम ऊपर हुए 3000 फिर बंदी बनाए तो सीज फायर। मेरी 4 पंक्तियां संभालना कि सिंधु ने दीवाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी, मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मार खाई थी, पीठ पे हमारे ये निशान क्यों है गोलियों के, जान ले समूचा देश चिट्ठी भिजवाई थी, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी। और समय की सीमाओं का ध्यान रखते हुए मैं जानता हूं ऑर्केस्ट्रा वाले मेरी तरफ देख रहे हैं और हमारे पंकज झा जी भी देख रहे हैं, इंदु जी भी देख रहे हैं, हमारे मुकुंद शाही जी। मैं अंतिम 4 पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां, फिर कभी अवसर मिलेगा फिर आऊंगा, आपके बीच से हूं। 4 पंक्तियां, बस दिल्ली इतना भर कर ले, समाधान हो जाएगा इन समस्याओं का कि शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं समूचे फाड़ आएंगे, शत्रुओं ने कश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं समूचे फाड़ आएंगे, शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का चीर, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ आएंगे, सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सैनिक सपूत सिंह से दहाड़ आएंगे, दिल्ली 10 घंटे की इजाजत हमें जो दे दे, दिल्ली 10 घंटे की इजाजत इन्हें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गाढ़ आएंगे, दिल्ली 10 घंटे की इजाजत हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्तां वफा में फिर खिलेंगे हम, अब बिछुड़ रहे हैं कोई गंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। मैं बड़े आभार व्यक्त करता हूँ RWA का, आदरणीय प्रवेंद्र यादव जी का, मुकुंद शाही जी का, पंकज झा जी का, राजेश श्रीवास्तव जी का, श्रद्धेय मेरे गुरु प्रोफेसर BS यादव जी का, उन्होंने मुझे आने का अवसर दिया। और आगामी व्यवस्था के लिए मुकुंद शाही जी और पंकज झा जी को ये माइक सौंपा।